तो बजट भाषण वित्त मंत्री का लगभग पौने 2 घंटे तक चला है और उसमें सबसे बड़ी बात जो सबसे अंत में उन्होंने कही, जिसका मध्य वर्ग को पूरे इंतजार रहता है, वो थी टैक्स छूट की। टैक्स छूट की सीमा में बदलाव किया गया है ताकि ज्यादा लोग टैक्स दें, देश हित में अपना योगदान दें, ये वित्त मंत्री ने कहा। और सीधे सीधे तौर पर जो 2.5 लाख रुपए की टैक्स छूट सीमा थी उसको बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया, यानी कि 3 लाख रुपए तक की कमाई पर अब आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। अगर आपकी कमाई 2.5 लाख से 5 लाख रुपए के बीच में है तो जो पहले 10% टैक्स दिया करते थे वो 5% टैक्स दिया करेंगे। इसके अलावा इनकम टैक्स की स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। यह जरूर कहा गया कि 50 लाख से 1 करोड़ कमाने वालों पर 10% सरचार्ज रहेगा और 1 करोड़ से ऊपर की कमाई वालों पर 15% का सुपर रिच का जो सरचार्ज था वो लगातार जारी रहेगा। आलोक जी, सवाल यह है, जो लोग लाइन में खड़े रहे उनको क्या मिला? देखिए, जो मिलना है वो बहुत सारा आगे मिलने की बात है कि मकान यदि किस तरह से लोन लेकर के सस्ता हो सके, और ये जो कहना चाहिए कि 2.5 से 3 किया गया है उसका एक थोड़ा हल्का लाभ होगा। मुझे लगता है कि जो जिन लोगों को लगता था कि हमें टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा है, वो एक बहुत उम्मीद लोग लगाए हुए थे, लेकिन उम्मीद ये थी कि 5 लाख तक जाएंगे, ताकि जो ऐसे आमदनी वाले हैं, आप अंदाज लगाए ना कि जिसकी आमदनी कहना चाहिए कि जितने कम हो सकती है, 10,000 20,000 रुपये जो तनख्वाह कमाता है, उसके बाद क्या उसको कितनी राहत मिलेगी, ये एक देखने की बात है। लेकिन उससे ज़्यादा जिसकी भी थोड़ी इनकम है उसको राहत मिल सकती है। बैंकों से की जो सुविधाएं हैं, जो और सुविधाएं हैं वो बढ़ेगी। इसलिए नोटबंदी से जो प्रभावित थे उनको चाहे बहुत अधिक लाभ न भी हो, लेकिन जिस तरह का बजट में और ज़्यादा सर्विस टैक्स वगैरह लगने की जो आशंकाएं थी, अब जीएसटी आने के बाद ज़रूर कुछ होगा रोहित जी, लेकिन मुझे लगता है कि एक ऐसा बजट जो सबको लुभा सके, खास करके जब ये चुनाव विधानसभाओं के हैं, ऐसी कोशिश वित्त मंत्री ने की है। तो आपको लगता है कि चुनाव का ध्यान रखा गया इसमें? निश्चित है, लेकिन सबसे अच्छी बात है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, आप और हम इसी स्टूडियो में बैठकर कितनी बार जो कहते थे वो उन्होंने 20,000 जो अभी तक नगद भुगतान में जरा रहस्य रहता था, अब उसके 2,000 कर दिया। तो जनता को लगेगा कि नेताओं की भी नोटबंदी और ज़्यादा आगे रहने वाली है, और ये एक बड़ा झटका कहना चाहिए कि राजनीतिक दलों के लिए हो सकता है, जो अपनी कमाई नगद दान मिलने को दिखाते थे। और उसी तरह से जनता के मन में जो एक उम्मीद थी कि राजनीतिक दलों पर कुछ नहीं होता है, नेताओं को भी इस नोटबंदी का असर होगा। चलिए, 6 लेंस से आज हम बजट दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। 6 लेंस का मतलब देश के अलग अलग 6 तबकों के लिए इस बजट का क्या मतलब है। किसान को क्या मिला, महिलाओं को क्या मिला, कामकाजी आय वर्ग को क्या मिला, छात्रों को क्या मिला, वो सब आप अपने स्क्रीन पर देख पाएंगे लगातार। वीके सूरी साहब हमारे साथ हैं, वो बैंकिंग एक्सपर्ट हैं। वीके सूरी साहब, हर आदमी ये जानना चाहता है उसके टैक्स में क्या बदलाव आया। आपको लगता है कोई बदलाव आएगा बड़ा, जिससे आदमी की जिंदगी में थोड़ा फर्क आ सके? देखिए, अभी फिलहाल जो रिबेट दी है वो 5 लाख तक के लोगों को दी है, और ज़्यादातर जो लोग हैं, हमारी पॉपुलेशन जो है टैक्स पेएबल पे नहीं करती है, और इस ब्रैकेट में भी बहुत ज़्यादा लोग हैं और उनको इसका फ़ायदा होगा आने वाले टाइम में। जैसे आलोक जी ने कहा है, अगर घर सस्ते होते हैं, उनका इंटरेस्ट कम होता है, सड़कें बनती हैं, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस दिया गया है अफोर्डेबल हाउसिंग को, आज ये एक बहुत बड़ा उन्होंने कदम उठाया है। और ये बजट एक प्रो पीपल बजट है, प्रो कंट्री बजट है, और बजट बहुत बढ़िया है। और ये वंडरफुल हो जाएगा अगर जो जो कुछ अनाउंस किया है उसका अगर 80% तक इम्प्लीमेंटेशन करवा दिया जाए। अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है तो जो अनाउंसमेंट्स हैं स्कीम्स की, वो फिर अनाउंसमेंट्स ही रह जाएंगी। और इस बार गवर्नमेंट ने अपनी एक इंटेंशन शो किया है, अपनी एक डिज़ायर शो किया है कि हम जो है इम्प्लीमेंटेशन पर ज़्यादा ध्यान देंगे, और वही इस वक्त ज़रूरी है, वही चाहिए, उसी से देश आगे बढ़ेगा। इस वक्त अगर आप टैक्स रिबेट में थोड़ी और, टैक्स के इंटरेस्ट में थोड़ा और रिबेट दे देते कि जो 5 लाख वाले से ऊपर के लिए ये टोटल 5 लाख कर दी जाए, तो फिस्कल डेफिसिट पर भी उसका फ़र्क पड़ता है। ज़रूरत इस वक्त जो है टैक्स के रिटर्न्स भरने वालों का तादाद बढ़ाने की है, उनको और लोगों को नेट में लाने की है, ना कि नेट से बाहर निकालने की है। जैसे कि 93% लोग टैक्स पे ही नहीं करते हैं, तो उनको धीरे धीरे करके उनको नेट में लाने की ज़रूरत है, ताकि ये ना हो कि सिर्फ 7% पर ही बोझ पड़ता रहे। उन 7% में भी सिर्फ जो छोटे वर्ग के और मीडियम क्लास के हैं उन पर बोझ बढ़ता ही रहे और उतना ही बोझ रह जाए। ये आने वाले टाइम में जो है
ये कम होगा। मेरे हिसाब से इट्स ए वेरी गुड बजट, प्रोवाइडेड इसका एक राइटर है कि जो अनाउंसमेंट्स किए हैं बहुत वंडरफुल है, बहुत अच्छी स्कीम्स अनाउंस हुई हैं और पहली बार कुछ चीज़ें अनाउंस हुई हैं, और अगर इनको इम्प्लीमेंट करवा दिया जाए तो मोदी जी का जो सपना है, जो वो चाहते हैं, जैसा जैसा अनाउंसमेंट्स किए हैं, वो शायद पूरा हो पाएगा। विजय सरदाना मेरे साथ यहाँ गए स्टूडियो में। विजय जी, क्या कहते हैं आप, पहली प्रतिक्रिया इस बजट पे? देखिए, मेरे ख्याल से बजट बैलेंस्ड है और एक जो फोकस रहा है कि टैक्स द रिच एंड गिव द रिलीफ टू स्मॉल, मतलब जो छोटे लोग हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस और आम आदमी, दोनों पे रिलीफ है, और जो हाई नेट इन्वेस्टर्स हैं उन पे टैक्स बढ़ा है, और जो लार्ज कंपनीज हैं उन पे थोड़ा टाइटनिंग होगा। और सबसे अच्छी बात है कि पॉलिटिकल सिस्टम की सफाई भी शुरू हुई है, ये इस देश के लिए अच्छा है। मृगेंद्र जी, आपका कमेंट पहले, बजट कैसा लगा आपको? बजट में घोषणाएं बहुत हैं, उन घोषणाओं पे इम्प्लीमेंटेशन कैसा करती है सरकार उस पर डिपेंड करेगा। साथ ही साथ गरीबों को, जो लोअर क्लास है, उसको ध्यान में रख के तैयार किया गया है। बहुत ज़्यादा जो उम्मीदें थी इनकम टैक्स को लेकर के या सर्विस टैक्स की बढ़ोतरी को लेकर के, वहाँ कुछ नहीं हुआ है, तो ये अच्छा किया है। विजय जी, आप काफ़ी नाराज़ थे, आपको लग रहा था कि सरकार जो बातें कह रही है वो बातें ही रह जाती हैं। आपको लगता है बजट में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपने लागू किया या नहीं किया, वो किस हद तक लागू हुई, वो थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा, प्रैक्टिकल कम है? नहीं, ये वही बात आती है इम्प्लीमेंटेशन की। जैसे एक सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों को लेके हम बात कर रहे थे, इस बजट में कमोडिटी मार्केट्स में स्पॉट मार्केट, फ्यूचर्स मार्केट और ई नाम, इनको इंटीग्रेट करके किसानों के लिए मार्केट बनाने की बात है। ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल चैलेंज है, क्योंकि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है। इंटेंशन बड़ी अच्छी दिखाई गई है, लेकिन क्या हो पाएगा, ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा है किसानों के हित में। आज ये हमें इस पे अगर डिटेल में चर्चा की जाए तो यहाँ मुद्दे बहुत हैं। दूसरा जो पॉजिटिव ट्रेंड है वो है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया गया है, उसमें टैक्स इंसेंटिव दिए गए हैं, तो हो सकता है कि बहुत सारी लार्ज कंपनीज स्मॉल स्केल कंपनीज को आउटसोर्स करें ताकि दोनों तरफ का फायदा मिले। तीसरा जो सबसे अच्छी बात है कि जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है उन पे जो टैक्स रिबेट दिया गया डायरेक्ट टैक्सेस में, वो एक अच्छा कदम है। और जैसा मैंने कहा कि एक पॉलिटिकल सिस्टम की सफाई की बात शुरू हुई है, ये अच्छी बात है। तो तीन चीजें मेरे को बहुत क्लियरली अच्छा दिख रहे हैं। जो सबसे बड़ा जो मुझे चैलेंज दिख रहा है, जो इस देश के लिए बहुत जरूरी है, वो है एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, खासकर जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स। और इंटेंशन बड़ा अच्छा है, ये हम हमेशा से डिमांड करते रहे हैं कि 3-3 मार्केट्स पैरेलल चल रही है, किसानों को कुछ नहीं मिल रहा। आज अगर इंटीग्रेशन होता है, किसानों का फायदा होता है और कंज्यूमर को सही प्राइस मिलता है, किसान का राइट प्राइस डिस्कवरी होता है, मेरे ख्याल से रूरल इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट स्टेप होगा। लेकिन क्या ये कर पाएंगे, क्या पॉलिटिकल विल पावर है इसको करने की? तो मुझे लगता है जब पॉलिटिकल क्लीनिंग होगा, क्योंकि बहुत सारा इस तरह का कमोडिटी मार्केट का पैसा जो सरप्लस जनरेट होता था ब्लैक में, वो पॉलिटिकल फंडिंग में जाता था। क्योंकि अब पॉलिटिकल फंडिंग ट्रांसपेरेंट हो रही है, तो मुझे लगता है उस तरह के प्रेशर्स थोड़े कम होंगे एग्रीकल्चर मार्केट्स और कमोडिटी मार्केट्स में। और अगर गवर्नमेंट अपनी विल पावर दिखाती है तो ये एक बहुत बड़ा कदम होगा रूरल इकोनॉमी को रिफॉर्म करने के लिए। हमारे साथ योगेंद्र कपूर साहब हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं। एक बार उनसे सीधे पूछते हैं, क्योंकि बहुत सारे दर्शक योगेंद्र कपूर साहब बजट का पूरा भाषण सुनते ही इसलिए ताकि खत्म हो तो उनको ये पता लग सके कि पहले जो टैक्स दे रहे थे उसमें कितना बदलाव आ जाएगा, उनकी जेब में अब कितने एक्स्ट्रा पैसे बच जाएंगे, और अगर सीधे नहीं बचेंगे तो उनको बचाने का तरीका क्या होगा, रास्ता क्या होगा। योगेंद्र, मेरी आवाज आपको शायद नहीं आ रही है, मुझे बताया गया। मृगेंद्र साहब, आप थोड़ी रोशनी डाल पाएंगे इस पे? जी ज़रूर रोहित जी। एक तो जिस तरीके से इनकम टैक्स के स्लैब में जो बदलाव उन्होंने किया है, 10% से 5% की जगह पे लेके आए हैं, तो डेफिनेटली उसमें टैक्स नेट बढ़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें उनको उत्साहित होंगे वो अपना इनकम टैक्स डिक्लेयर करने के लिए। दूसरी तरफ इस पूरे बजट की एक विशेष बात आपने ध्यान दी होगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत जोर दिया गया है। ओवरऑल रोड, रेल, पोर्ट एंड आपका टेलीकॉम एंड इलेक्ट्रिसिटी, उन सब पे तकरीबन 4 लाख करोड़ रुपए का बजट एलोकेशन किया गया है। तो अगर एक्चुअली इस साल भर में ये काम करके दिखाते हैं तो इंफ्रा के लेवल पे हम इस देश में बहुत आगे तक जा सकते हैं। ये एक बड़ा कदम इसमें उठाया गया। दूसरा, डिफेंस का सेक्टर अगर आप देखिए, 2,47,000 करोड़ का जो एलोकेशन उसमें किया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एलोकेशन है, और इसमें पेंशन को इंक्लूड नहीं किया है, तो ये भी एक बड़ा एलोकेशन यहाँ पे किया गया है। विजय जी, कुछ और चीजें जो आपको लगता है रोशनी डालनी चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से अभी जो सबसे अच्छी बात है वो है हेल्थ केयर को लेके। कोशिश ये की गई है कि हम इसमें जेनेरिक मेडिसिन को प्रमोट करें।
और ये जेनेरिक मेडिसिन अगर प्रमोट होती हैं, और सबसे बड़ी बात है कि प्योरिटी और क्वालिटी की अगर हम बात करते हैं जेनेरिक मेडिसिन की, तो निश्चित रूप से हेल्थ केयर कॉस्ट नीचे आएगा। जो बाकी हेल्थ डिवाइसेस हैं उस पे जो कंट्रोल की बात है, उसकी जो क्वालिटी और प्राइस कंट्रोल की बात है, ये अच्छी बात है हेल्थ केयर को रिड्यूस करने की। लेकिन जिस तरह से बाकी जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, क्योंकि आज की तारीख में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स काफ़ी हद तक कम हैं, मुझे लगता था कि काफ़ी कुछ सरकार को गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे डालना चाहिए था। और जो हॉस्पिटल सिस्टम है, अगर मैं उसकी बात करूं, तो हॉस्पिटल सिस्टम के इन्वेस्टमेंट पे डिटेल देखनी पड़ेगी बिटवीन द लाइंस की क्या एक्सपेंडिचर दिया गया है। 2 एम्स जरूर, एक गुजरात में और एक छत्तीसगढ़ में, मेरे को लगता है बीजेपी स्टेट्स को गिफ्ट मिले हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एम्स जैसे इंस्टीट्यूट कम से कम 10 और चाहिए इस देश में, जो क्रिटिकल इलनेस को ध्यान रख सके। क्योंकि अगर आप इस देश में खाना नहीं दे पा रहे, साफ पानी नहीं दे पा रहे, तो अगर आप साफ पानी नहीं दे पाएंगे और अच्छा खाना नहीं दे पाएंगे, तो हॉस्पिटल तो चाहिए आपको। ठीक है, एक चीज जल्दी से बता दें अपने दर्शकों को, जो हमारे टैक्स एक्सपर्ट्स ने कैलकुलेट किया है वो ये है कि 3 लाख रुपए तक की कमाई पर अब आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये बात अब पूरी तरह से सामने आ चुकी, साफ हो चुकी। 3 से 5 लाख रुपए तक की कमाई पर अब आपको 5% टैक्स देना होगा। जो पहले 10% आपकी कमाई का टैक्स लगता था, वो अब 5% हो गया, यानी कि जो टैक्स आप देते थे वो आधा हो जाएगा लगभग। इस तरीके की स्थिति हो सकती है 5 लाख तक की आय पर टैक्स में। आपको बता दें हमारे साथ इस वक्त गायिका आ गई हैं अनुराधा पौडवाल, हम उनसे भी बात कर सकते हैं। अनुराधा जी, बजट से जैसी उम्मीदें आपको थी वैसा ही बजट आपको मिला, या आपको लगता है कि कुछ और चीजें आप एक्सपेक्ट कर रही थी जो नहीं आई, एक कलाकार के तौर पे भी, एक महिला, एक गृहिणी के तौर पे भी? नहीं, आई थिंक द बजट इज़ वेल थॉट ऑफ, और आई एम श्योर कि सभी को इस बजट से खुशी होनी चाहिए। आपको लगता है कुछ नोटबंदी जो इतने दिन झेली लोगों ने, उसका इनाम मिला लोगों को? लोगों का मुझे पता नहीं है, लेकिन जितने 3 महीने इस नोटबंदी के चक्कर में गए हैं, तो पैसे कमाने का शौक़ मेरा तो ख़त्म हो गया है, और सारी मोह था वो सब हट गया है, बिकॉज उसी में उलझे रहे। सो आई थिंक, बट नहीं, ये बिल्कुल सच बात बोल रही हूँ मैं, क्योंकि हार्डली कुछ काम कर पाए, बस उसी चक्कर में आज क्या 500 की नोट बंद होती है, आज कौन सी नोट बंद होती है, इसी चक्कर में रहे। बट ऑल इन ऑल आई थिंक इट्स अ वेल थॉट ऑफ। देखिए, वो कह रही है नोट का मोह चला गया। आलोक जी, आपको लगता है कि अब राजनीतिक पार्टियों का नोट का मोह छुड़ाना चाहती है सरकार? नहीं, देखिए, नोट का मोह तो इतनी जल्दी तो नहीं छूटेगा रोहित जी, आप दुनिया के मुल्कों में आप देख रहे हैं। लेकिन मैं एक बात जोड़ूंगा कि विदेशी पूंजी लगाए जाने पर भी एक जोर दिया गया है, और जो बोर्ड उसको अभी क्लियर करता था, काफ़ी हद तक उसको सरल, इसका मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर की बात अभी जो अपने विशेषज्ञ कर रहे थे, उसमें बड़े पैमाने पर आपको पूंजी की ज़रूरत होगी। और इसलिए देखना ये होगा कि जो हमने इसको जितना आसान बना रहे हैं, उतना विदेशी लोग बाहर हमारे माहौल को ऐसा देखें जिससे कि लोग पैसा लगा सकें। जो बेरोज़गारी जो आप कह रहे हैं नोटबंदी के असर से हुआ, उन मज़दूरों को इंफ्रास्ट्रक्चर में, यदि सड़क बनेगी, यदि बिजली के लिए काम होगा, यदि पानी के लिए काम होगा, यदि गड्ढे या कुआं खोदा जाएगा, तो उससे जो मुझे लगता है कि उन मज़दूरों को, जो कई जिनकी संख्या मैंने लाखों में हो गई है, जो पलायन करके भी वापस गाँव में चले गए इस महीनों के दौरान, उनको रोज़गार की जो संभावनाएँ दिखी हैं, ये सही है रोहित जी कि उसके बाद भी राज्य सरकारों की एक भूमिका होगी जो उनको इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि रोजगार देने का काम, मैंने यदि सड़क भी बन रही है तो जल्दी कैसे पास हो, नगर निगम से लेकर राज्य सरकारों तक की छूट हो, तो ये क्रियान्वयन होना, प्रावधान बहुत अच्छे हैं सारी योजनाओं में। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सही बात कही गई कि 4 लाख करोड़ यदि लगाना है तो उसके लिए, लेकिन लोग उसको क्रियान्वित करने में जितनी जल्दी, चूँकि बजट भी पहले आ गया है, अप्रैल से यदि लागू होना शुरू होगा, जो छोटे उद्योगों के लिए जो सुविधाओं की बात, टैक्स पे कुछ छूट की सुविधाएँ की बात कही गई है, उनको यदि कर्ज में भी मान लो जो नए स्टार्टअप्स हैं उनको सुविधा दी गई है, तो रोजगार के अवसर जो प्राथमिकता, जो हम इसके पहले बजट रखने से पहले भी बात कर रहे थे, रोजगार जहां कम हो गया था उसे रोजगार को बढ़ाना, और उसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में जहां जहां जैसा लक्ष्य रखा गया है कि बिजली हर गांव को मिलने का लक्ष्य 2018 तक पूरा होगा, ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा यदि उन गाँवों में रोशनी मिले और पीने का पानी शुद्ध मिलने के लिए योजनाएं आगे बढ़ सके। आपको लगता है विजय जी, लोगों को कम से कम ये बात अच्छी लगेगी कि जो वो कह रहे हैं राजनीतिक पार्टियां अब 2000 रुपए से ज़्यादा कैश मनी ले पाएंगी? एक दूसरा, वो डिजिटल ट्रांजैक्शन करें, उस पर कोई एतराज़ नहीं है इस तरीके का, क्योंकि वो अपने आप टैक्स नेट में आ जाएगा, जानकारी में आ जाएगा।
और तीसरा ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स, नहीं ना उन पर एक जो ये कि उसमें टैक्स जानकारी की में सुविधा, मैंने बस इसलिए जानकारी बताया रहेगी। कि जानकारी में आ जाएगा कि छुपाया नहीं रह सकेगा कि किसने कितना पैसा दिया, वो टैक्स नहीं देती है। लेकिन जो वहां दे आता है सर, चंदा चढ़ा के आता है, चढ़ावा चढ़ा के आता है, वो टैक्स शूट कहीं ना कहीं से अपने लिए जुटा लेता है। और तीसरी जो उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात कही है, ये अपने आप में एक नया सुधार है। निश्चित रूप से देखिए, तीनों चीज़ें बड़ी अच्छी हैं और यही हम कह रहे थे कि अगर आज आप कैश ट्रांसफ़र करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तो कोई भी आदमी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर पैसा देता है तो बदले में कुछ उम्मीद करता है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन फंड कैश में जनरेट करेंगी तो जिसने उसको इलेक्शन फंडिंग दिया उसको वो रीपे किस रूप में करेंगी? या तो सिस्टम में डिस्टॉर्ट करके, या वो आदमी सिस्टम को करप्ट करेगा और उसमें से कुछ रास्ता निकालेगा, या उस पर कुछ ऐसा प्रेशर डालेगा पॉलिटिकल सिस्टम पे कि उसके इंसेंटिव्स या उसके बेनिफिट्स बढ़े। क्योंकि पैसा फ्री किसी के लिए नहीं है। जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट भी पैसा देगा, अगर आज 1000 करोड़ रुपए भी पॉलिटिकल फंडिंग देता है तो उम्मीद करता है कि मुझे कम से कम 3000 करोड़ डायरेक्टली इनडायरेक्टली एडिशनल मिले, अदर देन माई फेयर बिजनेस डील्स। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आज चीज ट्रांसपेरेंट होती है, कल को ये चीज ऑडिट में आती है, आरटीआई के माध्यम से हम ये भी जान सकेंगे पॉलिटिकल पार्टीज को, वो आना भी जरूरी है कि एक मुद्दा क्या पॉलिटिकल पार्टीज आरटीआई के दायरे में आएंगी। क्योंकि अगर मैं ये जानना चाहूं कि कितने लोगों ने आपको इवन इलेक्ट्रॉनिकली पैसा दिया, क्या ये मैं जानकारी ले पाऊंगा? अगर ये जानकारी नहीं मिलती है तो फिर भी इस सिस्टम का मिसयूज हो सकता है। तो इसीलिए ये सिस्टम बड़ा अच्छा है। आपने ट्रांसपेरेंसी, डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रेंथन किया है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, लेकिन जवाबदेही अभी भी बाकी है। क्या एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, एज ए वोटर ऑफ इंडिया, मैं ये जान सकता हूं कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा कहां से मिला? अगर ये नहीं है तो वो इंफॉर्मेशन भी फिर उसका इफेक्टिवनेस कम होगा।